जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। अब साहब, कल जब कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक टूटी फूटी लूली लंगड़ी काम चलाऊसी दिखावटी चार्जशीट दायर कर दी है और पॉक्सो वाला जो कंप्लेंट थी उसको कैंसिलेशन के लिए बोल दिया है। साहब इसको तो कैंसिल कर दो, इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो 6 कंप्लेनेंट्स थे उन पे 354 ए डी और इस टाइप की कुछ काम चलाऊसी धाराओं में चार्जशीट दायर करती है। तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने कमेंट करके फोन करके वैसे पूछा है कि भैया ये अब आगे क्या होगा। तो आगे ये होगा जी कि आपने कभी तंबू देखा है? बड़ा वाला तंबू, यह सर्कस का तंबू, वो काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा तंबू होता है वो। तो तंबू कैसे तानते हैं आपको पता है? एक बीच में एक मोटा पोल होता है, सेंट्रल पोल, वही आधार होता है, वही धुरी होता है। उस पोल पे ही सारा टेंट खड़ा होता है। फिर उस पोल पे टेंट को फंसा के खड़ा कर देते हैं। फिर जो साइडें होती हैं उनको खूंटे से बांध दिया जाता है। वो जो खूंटे होते हैं ना उनको पेग्स बोलते हैं, और फिर उनको खींच के टाइट कर दिया जाता है रस्सी से। तंबू से रस्सी बांध के वो खूंटे में बांध के टाइट कर देते हैं। तो बीच में ऐसे एक पोल खड़ा होता है और साइड में खूंटे तने होते हैं, तो टेंट खड़ा हो जाता है। तो एक काम करो, बीच वाला पोल गिरा दो और खूंटे से बहुत टाइट बंधे रहने दो। फिर क्या होगा भाई साहब? टेंट ऊपर पड़ जाए, गिर जाता है टेंट। आप कहोगे अरे ऐसे कैसे गिर गया भाई? साइड के खूंटे तो टाइट थे, साइड की रस्सी तो बंधी थी। नहीं जी, तंबू खड़ा होता है बीच वाले पोल पे, साइड वाले तो खाली खींच के रखते हैं, खड़ा रखते हैं। अगर बीच वाला गिर गया तो तंबू गिर जाता है। तो भाई साहब यो जो केस था ना, ये खड़ा था वो जो फर्जी डेट ऑफ बर्थ वाली नाबालिग छोरी के बयान पर। वो झूठा निकल गया और वो पुलिस ने उससे बयान दिलवा के उसने वापस ले लिया, अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, बोले जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो साहब जो सेंट्रल तंबू था ना, जो सेंट्रल बंबू था, वो गिर गया। अब ये जो बाकी 6 कंप्लेनेंट्स की जो कंप्लेंट है ना, ये तो पेग्स हैं, खूंटे पे रस्सी बंधी है, इनसे कुछ ना हो। कहने का मतलब यो तंबू तो ढह गया। अच्छा, उसमें भी जो धाराएं लगी हैं उसमें मेन एक है 354, जिसमें कि 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वो मुख्यतः लगी हैं 2 लड़कियों के बयान पे, कंप्लेंट पे। वो है विनेश और संगीता। इन न्यू कही है कि जी मारी गेलिया न्यू न्यू दिल्ली में न्यू करया, जब हमारे पार्टनर बाहर रोड पे बैठा दिया, हम अंदर ले ली, फिर अंदर न्यू न्यू टी शर्ट ठा के न्यू न्यू करया। तो भाई अब कंप्लेंट कर रही है, प्रूफ कोई है नहीं, सिर्फ कंप्लेंट है, बयान है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसकी LIB दे रखी है। तो अब पुलिस ने चार्जशीट में क्या किया है कि जी कंप्लेनेंट ये कह रही है और एक्यूज्ड ये कह रहा है कि वो तो उस दिन दिल्ली में था ही नहीं। कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट के पक्ष में कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ मौखिक बयान दिया है। कंप्लेनेंट ने अपने बचाव में ये
सॉलिड प्रूफ दिए हैं। पर जी माई बाप तो आप ही हो जज साहब, हम तो गरीब गुरबा छोटे से पुलिस वाले हैं। हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले? हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हमारी बेटी के साथ जौन शोषण हुआ कि नहीं हुआ? ये तो जी माई बाप आप ही बता दो। हमने तो आपको पूरी बात आपके सामने रख दी कि हमारी बेटी जो मेडल आई है वो न्यू कह रही है, मेरी गेलियां न्यू न्यू है दिल्ली में, और यो मलंग न्यू कह रहा है कि भाई मैं तो उड़े था ही नहीं, मैं तो 700 किलोमीटर दूर बैठा था। पुलिस ने अपना ये काम कर दिया। अब ये जज साहब को निर्णय लेना है कि कोई मलंग 700 किलोमीटर दूर लखनऊ गोंडा में बैठ के ऐसा कौन सा हथियार जुगाड़ है उसके पास 700 किलोमीटर लंबा, जिससे वो जॉनसन कर देता है गोंडा में बैठ के दिल्ली की छोरी का। अब भाई साहब देखो, है टेक्नोलॉजी का जमाना, आप नकार नहीं सकते। विज्ञान ने क्या पता कोई तरक्की कर ली हो, वो भी बहुत सक्षम आदमी है ब्रजभूषण, क्या पता ऐसा कोई उसने टेक्नोलॉजी फिल्मों में नहीं दिखाते। वो करोड़पति आदमी होता, अपनी पर्सनल लैब चलाता है, उसने बड़े बड़े वर्ल्ड के साइंटिस्ट अपॉइंट कर रखे हैं, गुप्त अड्डा है उसका समुद्र के नीचे और कहीं ऐसे पहाड़ों में जमीन खोद के ऐसे बना लेता है। बाहर वो एक पुलिस वाले उसके पर्सनल आर्मी जो है पहरा देती रहती है और अंदर उसके साइंटिस्ट काम करते रहते हैं। और उन्होंने ऐसा 700 उन्होंने ऐसी दवाई बना ली है कि जब वो विलेन वो दवाई खा लेता है तो उसका जो जुगाड़ हथियार है 700 किलोमीटर लंबा हो जाता है। फिर वो वहीं गोंडा में बैठ के जो है दिल्ली में बैठी हुई जो है मेडलिस्ट छोरी का न्यू 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 कर दे है 700 किलोमीटर लंबा जुगाड़। भाई हो भी सके, मैं मना नहीं करता। अब ये तो जज साहब बताएंगे कि कोई किसी का जुगाड़ 700 किलोमीटर लंबा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई मैं तो हो सका है, पूरा हो सका है भाई, कोई बड़ी बात को ना किया होगा, जरूर किया होगा। जो आदमी इतना सक्षम है, जो 6 बार MP बन गया, वो अपना जुगाड़ भाई 700 किलोमीटर लंबा भी कर सका है। दिल्ली पुलिस ने कह दीजिए अब कर सका है कि नहीं कर सका, ये जज साहब बताओगे। तो ये एक मेन है 354 की, बाकी तो काम चलाऊ धारा है। ये मैंने आपको लेमैन्स लैंग्वेज में आम भाषा में समझा दिया कि इस केस का अंत में हुआ क्या। ये जो सर्कस का तंबू आया था, वो हमारे यहाँ यूपी में ना, भोजपुरी में एक कहावत होती है, हाथी आइल हाथी आइल हाथी हाथी बदलत भौं दे। गांव में हाथी आया हल्ला मच गया, सारा गांव जुट गया। बोला फिर हाथी ने क्या किया? बोला भाई बहुत सारी गैस छोड़ दी, फिर चला गया। तो हाथी आइल हाथी बदलत भौं दे। तो साहब इस केस का ये हुआ। पर आगे अब हमारे पहलवान जी लोग क्या करेंगे? तो पहलवान जी लोग पता है क्या करेंगे? आपने सुना है दिल्ली में वो एक भिखारी माफिया होता है, वो लोगों के बच्चे उठा लेता है, फिर उनको ना डिसफिगर करता है, कुरूप बना देता है, उनके हाथ पैर काट दे, नाक काट देंगे, उनको बदसूरत बनाएंगे, फिर पट्टी बांध देते हैं और न्यू उनको बेचारा लाचार ना, बहुत ही गरीब। अच्छा, अगर सचमुच ना हो तो मेकअप ऐसा किया जाता है, क्योंकि एकदम स्मार्ट 3 पीस सूट पहन के स्मार्ट छोरा मेरे वर्गा अगर उसने चौराहे पर खड़ा कर दो तो कोई ना दे भीख। तो ऐसा मेकअप किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऐसी की जाती है कि बेचारा देखने से गरीब लगे, उसको देख के दया का भाव मन में उत्पन्न हो और आदमी का हाथ अपनी जेब में चला जाए और वो उसको 10 20 50 100 रुपया दे दे। ओहो, इतना दुखी आदमी है बेचारे के, इतनी तो पट्टी बंध रही है, पट्टियां में तो मवाद गिर रहा है, ओहो कितना गरीब है भाई,
कितना लाचार है, कितना बीमार है, बेचारे ने 3 दिन से रोटी भी को नहीं खाई, इसने कुछ दे दो भाई। तो बाकायदा मेकअप किया जाता है, प्रेजेंटेशन, तब बिजनेस चलता है। तो साहब ये जो वोट के जो सौदागर है ना, वोट माफिया, वोट भिखारी, इन्होंने भी इन पहलवानों को अब हरियाणा के हर चौराहे पे खड़ा करके वोटों की भीख इकट्ठी करनी, और अट्टे कट्टे तंदुरुस्त न कोई नहीं देता, ना वोट ना भीख। तो बेचारा बनाना है, बेचारी विक्टिम्स। ओ मारी गई छोरी गलिया तो सत्सन हो गया, सत्सन की मारी हुई ही बेचारी शोषित छोरी, मेडल लाई थी फिर भी शोषण कर दिया, बीजेपी के नेता ने शोषण कर दिया मारी छोरी का, ये प्लीज इन वोट दे दो। मारी छोरी बहुत गरीब है, मारी छोरी गलिया बहुत बुरा होया है। एक तो मारी छोरी का शोषण करया, ऊपर तो फिर 28 महीने मारी छोरी को पार्लियामेंट घेरते हुए गिरफ्तार भी कर लिया। ओहो हो भाई, मारी छोरी गलिया बहुत बुरा कर दिया। ईब हमने प्लीज अगले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखो वोट दे दो, इतना शोषण होया है कुछ तो दे दो, अरे भाई थोड़े से वोट दे दो। तो साहब इन सत्यपाल मलिक की प्लानिंग तो है कि इनको सिर्फ हरियाणा नहीं, राजस्थान में भी घुमाया जाए। हुड्डा कहता भाई हमने राजस्थान तो कुछ ना लेना, इन्वेस्टमेंट मारी है, हम राजस्थान को नहीं भेजें, हम तो हरियाणा में घुमाओगे। उधर क्या है कि कर्जा भी चुकाना है चढ़ूनी और टिकैत साहब का। तो कल कहीं गए थे, बोले भाई यो इन हमारी खुजलाई थी, अंग विशेष सहलाई थी, तो हम इनकी सहलाने आना पड़ेगा भाई, क्या कर रहे हैं, हमने इनका समर्थन लिया है तो हमको इनको समर्थन देना पड़ेगा। अरे भाई ये तो टिट फॉर टैट होता है, हम इनके एहसानों के तले दबे हुए हैं, इसलिए बेचारे कभी वो पिपली और कभी अमृतसर और कहाँ कहाँ समर्थन किसानों को एमएसपी वाले आंदोलन में दे रहे थे बेचारे पहलवान। आगे की ये प्लानिंग है कि अमृतसर से लेके हरियाणा तक एक लॉन्ग मार्च निकलवा जाएगा इनसे। अब पंजाब में क्यों लॉन्ग मार्च निकालना है, उससे क्या पर्पस सॉल्व होगा, मुझे तो कुछ, मैं तो छोटी मतलब छोटी अकल का आदमी हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा अकल है नहीं, पर चूंकि साहब अब अमृतसर से मार्च शुरू करना है और इस आंदोलन में इनके समर्थन में सारे आ गए थे, बस एक वही कनेडे वाले बचे थे, है ना, कनेडे वाले और अमेरिके वाले, है ना, तो बचा खुचा उनका समर्थन रह गया था, चलो वो भी ले लो कभी काम आ जाएगा। तो उनके समर्थन के लिए अमृतसर से लेकर और पता नहीं दिल्ली तक या कहां तक एक लॉन्ग मार्च पहलवानों से निकलवाने की ऐसी प्लानिंग बताई गई है। बाकी पहलवानी तो चली गई तेल लेने, बोले अजी एशियन गेम्स में जब भाग लेंगे जब हमने न्याय मिल जाएगा। तो भाई न्याय तो ये लंबा मिलेगा कई साल में, अगर फास्ट ट्रैक कर देंगे तो साल भर में मिल जाएगा। तो न्यू करो भाई, जूते तो टांग दो, मैट और कस्ट्यूम, मैट पे कस्ट्यूम और जूते तो टांग दो, ये तो जितनी मुल्तानी मारनी थी मार ली। पीछे एक थोड़ी सी अफवाह सी उड़ी थी कि ये जो 2 कोच हमारे एडहॉक कमेटी ने डाले हैं ना, उसमें से वन ऑफ देम इज ए बिग एक्सपर्ट इन मैच फिक्सिंग। उन 2 में से एक हमारे जो कोच साहब हैं वो मैच फिक्सिंग के बहुत एक्सपर्ट है। हाँ जी, पहलवानी में भी मैच फिक्सिंग होती है और जबरदस्त होती है। पहलवानी में तो नूरा कुश्ती तो पूरा एक जुमला ही है, आपको तो नूरा कुश्ती का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो वो नूरा कुश्ती
पहले लोगों को ये गलतफहमी थी कि सिर्फ मिट्टी वाली दंगली कुश्ती में होती है। नहीं जी, मैट पे भी होती है नूरा कुश्ती। कुश्ती लेने देने का बाकायदे कारोबार होता है। और हमारे जो एक वाले कोच साहब है ना, जो मैच फिक्सिंग के एक्सपर्ट हैं, ये तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि एक बार इनने कॉमनवेल्थ की गेम्स की ट्रायल में मैच फिक्सिंग करके जो 5वीं रैंकिंग का लड़का था ना, उसको कॉमनवेल्थ गेम्स खिला दिया था एडवांस, पहले पूरी पेमेंट करके कि ये लो तुम इतने इतने लाख रुपए, तुम अपने घर बैठो, कॉमनवेल्थ मैं लड़ लूंगा। और ये सारी मैच फिक्सिंग वो हमारे कोच साहब ने करी थी। और पहलवान कुश्ती जगत के कुछ खास खास कोचेस इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मेरी बात की तस्दीक कर देंगे कि हाँ जी कोच साहब सही कह रहे हैं, बाबा जी सही कह रहे हैं। तो उन्हीं वाले कोच साहब को झाड़, बहुत दिनों तक ये थोड़ा लूप लाइन में खड़ी थी गाड़ी इनकी, अब इनको इस आंदोलन में झाड़ पहुंच के मेन लाइन पे लाया गया है। और इस वाली आईओए की जो एडहॉक कमेटी है बाजवा साहब वाली, उसमें इनको जो है एज एन एडवाइजर डाल दिया गया है। और बताया यह गया है कि बजरंग पूनिया ने एशियन गेम्स में सभी कंटेंडर्स जो कि इनके पिछवाड़े में हाथ डाल के मैट पे इनका मोर बना सकते हैं, क्योंकि वो तो लगातार पहलवानी कर रहे हैं और ये तो नेतागिरी कर रहे हैं जंतर मंतर की और इसकी उसकी, कभी सूरजमुखी का एमएसपी मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, और एक जो है दिन रात पहलवानी कर रहा है, वो तो इनका मैट पे मोर बनाएगा। तो उसके साथ साठगांठ बातचीत मैच फिक्सिंग करके उसको एक आखिरी बार है, पहलवान की इज्जत रह जाएगी, तू न्यू कर, तू तो बालक है, तेरे आगे तो पूरा कैरियर है, तू तो फिर चला जाइए, बस एक बार पहलवान की इज्जत बच जाएगी, इतना सब इतनी छिछा लेदर, मेरा जूता फेंक लेदर, दिल छिछा लेदर, इतनी होली तो चल थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, इतना सीनियर पहलवान है तो तू न्यू एक काम कर, इस बार एशियन गेम्स में ही न जीत, ट्रायल में जीत लेंदे, न लड़ लेंदे, थोड़ी इज्जत की रिटायरमेंट हो जाएगी। ये ठेका दिया गया है उनको साहब को, एशियन गेम्स की ट्रायल होने वाली है। तो अब देखते हैं तब कि कल की चार्जशीट के बाद हमारे पहलवान जी एशियन गेम्स की ट्रायल देते हैं कि नहीं देते हैं। बाकी पहलवानियां तो टांग गई जूते, ये भी उनके बस की है नहीं, वैसे उनके बस की पहले भी नहीं थी, उनकी जूनियर लड़कियां उनसे बहुत तगड़ी हो गई थी। साक्षी की तो बिल्कुल भी नहीं थी बस की, विनेश वगैरह फिर भी थोड़ा बहुत जोर लगाती, और संगीता शुरू से ही 2M दर्जे की पहलवान रही है, वो किसी तरह कभी मेडल आ गया कभी नहीं वाली थी। तो साहब दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट कि अब इनको मेकअप करके इनको राजनीति का बेचारा शोषित है ना बनाकर राजनीति की मंडी में घुमाया जाएगा, राजनीति के चौराहों पे पट्टी बांध के है इनको शोषित के रूप में प्रस्तुत करके वोटों की रेजगारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगी टूल किटिया पार्टीज। बाकी इनके अपने जो भी पॉलिटिकल एजेंडाज रहे होंगे, इन्होंने जो भी सोचा होगा अपना पॉलिटिकल कैरियर, उसके बारे में कोशिश करेंगे जी। पहलवानी के इस नौटंकी, इस नाटक का आप ये मान लीजिए कि पटाक्षेप अब हो चुका है, अब इस केस में कुछ नहीं बचा है। वो जो चार्जशीट है वो मुकदमा चलेगा, उसमें एविडेंस नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अब ये जज साहब पर डिपेंड करता है कि कितनी तारीख में इसका फैसला कर देते हैं। 6 तारीख को WFA का चुनाव होगा, उसमें विश्वस्त सूत्रों ने कह दिया है कि भैया लोकतांत्रिक देश है, हम कैसे किसी को चुनाव लड़ने से मना कर सकते हैं। अगर नेताजी का लड़का अपने पापा से जिद कर ही गया कि पप्पा मोरे हमहू चंद्र खिलौना लई हो, तो बेचारे भाई पप्पा तो पप्पा होता है।
अब पप्पा अपने लाडले बेटे को कैसे मना कर देंगे, पापा नहीं, मैं भी कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनूंगा। और वो भी कहीं धरने पे बैठ गया, चलो नहीं जंतर मंतर पे बैठा, अपने घर में बैठ गया, जब तक पप्पा मुझे कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे मैं नहीं खाऊंगा रसमलाई। तो फिर भाई पप्पा बेचारा कैसे अपने बेटे को बिना रसमलाई के इतने दिन तक देख सकता है। तो लोकतंत्र है जी, कोई सरकार, कोई नेता और कोई बाप अपने बेटे को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता। आजाद मुल्क है, जिसका मन करेगा वो चुनाव लड़ेगा और जिस पे वोट होंगे वो जीतेगा। इसलिए 6 तारीख का इंतजार कीजिए। और मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, मैंने कहा था पूरी अक्खी बीजेपी में सिर्फ 2 आदमी हैं जो हक से एक छोटे भाई या बड़े भाई के तौर पे नेताजी को हक से कुछ बोल सकते हैं। अरे यार ब्रजभूषण मान जाओ यार, तो वो 2 नहीं है, मुझे एक ने करेक्ट किया कल कि नहीं वो 3 है। 2 तो आप समझ ही गए होंगे। एक तीसरे हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उनका भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और अगर प्यार से अगर कुछ कहेंगे तो राजनाथ सिंह जी का कहा भी ब्रजभूषण सिंह जी टाल नहीं सकते, ऐसा मुझे बताया गया है कि इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता उनके साथ भी है। तो साहब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पर मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अब ये नाटक बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। अब ये एक आध एपिसोड इसका आने नहीं, पर अगर चार्जशीट मेरे हाथ में आ गई फिर तो मैं कुछ दिन और आपका मनोरंजन कर सकता हूं कि किसने क्या बयान दिया और किसने क्या आरोप लगाया था। पर फिलहाल के लिए इस प्रकरण में इतना ही। अब हम नए प्रकरण पे आपके सामने आया करेंगे नए टॉपिक्स लेके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।